नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ। इस बुलेटिन में बात होगी उन लोगों की जो योगी को हटाना चाहते हैं। साथ ही जानेंगे कि आखिर एक फोन कॉल ने कैसे उड़ाई डीएम के चेहरे की हवाइयां। चर्चा इस बात की भी होगी कि क्या बिगड़ जाएंगे चीन और पाकिस्तान के रिश्ते। इसके अलावा देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों की भी करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुणे पॉर्श कांड मामले में हुई सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम से छोड़ने का दिया आदेश। खत्म हुआ आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन। एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती की गई दिल्ली सरकार में जल मंत्री। नीट स्कैम मामले में जारी एक्शन। अब लातूर से दूसरा आरोपी शिक्षक किया गया गिरफ्तार। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जो आ रही है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से। लोकसभा चुनाव के नतीजों में यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा, जिसे बीजेपी अब तक पचा नहीं पाई है। इसलिए तभी से पार्टी हार के कारणों को ढूंढने में लगी है। इसी बीच अब 21 दिन बाद पार्टी के हाथ बहुत बड़ी वजह लगी है। यूपी की हार कोई पचा नहीं पा रहा है। खास तौर से योगी आदित्यनाथ की आंखों की नींद उड़ी है। लेकिन 21 दिन बाद एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसको पढ़कर मोदी शाह के साथ योगी आदित्यनाथ भी चौंक गए। बीजेपी सभी लोकसभा सीटों पर समीक्षा बैठक करती है। उस बैठक की रिपोर्ट दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा रही है। योगी को हटाने के पीछे केजरीवाल नहीं, बल्कि उनकी कैबिनेट से लेकर बीजेपी के यूपी वाले नेता भी शामिल हैं। दिल्ली के कई नेताओं से लेकर लखनऊ के भी कई नेता इस गुट में शामिल हैं। और यहाँ तक कि संगठन की एक लॉबी है जो ये चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे हो रहे लोकसभा यूपी चुनाव में बीजेपी को हार मिल जाए। बीजेपी की अपनी रिपोर्ट तैयार होती उसके पहले योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। सभी दगाबाजों का नाम अब खुल गया है। एक से बढ़कर एक जयचंद बीजेपी में मौजूद है। लेकिन सवाल उठता है कि योगी से उनको क्या दिक्कत है। क्यों योगी को हटाने के लिए मोदी की हार तक को लिखने को तैयार थे बीजेपी के जयचंद। योगी पर चारों तरफ से हमला बोला गया। अगर ये सच है तो फिर योगी 2027 का विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। न डीएम ने हराया, न अधिकारी थे गुनाहगार। 150 विधायकों ने किया है कांड। लखनऊ के कुछ नेताओं ने विधायकों को प्रचार करने से क्यों रोक रखा था। फोन पर कहा गया योगी हट जाएंगे तो काम हो जाएगा, शांत रहना है। विधानसभा चुनाव में टिकट मांगने वाले नेताओं से कहा गया साथ देना है। कुछ चौंका देने वाले दावे किए गए। अगर ये सच है तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। समीक्षा टीम को कई ऑडियो भी मिले जिसमें साफ दावा किया जाता है कि एक नेता दूसरे नेता को कह रहा है कि प्रचार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि शांत रहो, कम सीटें आएंगी तभी योगी जाएंगे। तो क्या इस बात से मोदी शाह की जोड़ी अनजान थी? और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये नेता कौन है जो योगी को हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। यहाँ तक कि कभी लखनऊ बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी प्रवक्ता की गाड़ी रोक के दारोगा हेकड़ी दिखाता है, तो कभी भदोही के एक आम कार्यकर्ता पर गुंडा एक्ट लग जाता है। सूत्र दावा करते हैं कि बीजेपी के हिसार में 150 से ज्यादा विधायकों का हाथ है। वो विधायक जिन पर जिम्मेदारी थी कि पार्टी को वोट दिलाएं, वो वोट लेने के बजाय पार्टी का ही वोट काटने का काम करते रहे। विधायक योगी सरकार से इस बात पे नाराज है कि उनकी सरकार में अधिकारी विधायकों का एक काम नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ जिलों के विधायकों का फोन तक नहीं उठता। कई विधायक तो पहले बाहुबली या माफिया थे, लेकिन वो चाहते हैं कि योगी ना होते तो सब ठीक ठाक चलता। पार्टी में रहते हुए खनन से लेकर नंबर 2 का काम करने वाले नेताओं को योगी के होने से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। न खाऊंगा न खाने दूंगा से सबसे ज्यादा कुछ विधायक और उनके करीबी ही नाराज है। हार के बाद योगी ने खुद कई विधायकों को मिलने के लिए बुलाया था। योगी 20 से ज्यादा एमएलए और एमएलसी से मिलकर पूछ चुके हैं हराया किसने। पार्टी की समीक्षा रिपोर्ट में भी विधायक और कई एमएलसी ही जिम्मेदार हैं। योगी के पीछे पार्टी के वो नेता लगे हैं जिन्हें किसी और ने मौका दिया। कुछ नेता योगी की कैबिनेट में बैठे हैं, लेकिन उनको विरोध भी योगी का करना है। बीजेपी से गलती ये हो गई कि पार्टी लेवल पर कोई बड़ी बैठक का न होना। यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पार्टी विधायकों, सांसदों के साथ कोई बैठक न होना योगी को संगठन की ताकत से दूर रखता है। पार्टी नेताओं में ये मैसेज देना कि योगी के पास ताकत नहीं है, वो सब योगी के खिलाफ काम कर गया। अधिकारी खुलकर कभी किसी भी सरकार का विरोध नहीं करते। इक्का दुक्का सीट छोड़ दें तो बीजेपी की बम्पर हार में बीजेपी के नेता ही असल में योगी के जयचंद है। दावा किया जा रहा है कि एक नेताजी ने प्लानिंग की थी, योगी के रहते अगर कम नंबर आते हैं तो वो दिल्ली बीजेपी नेताओं से मीटिंग सेट करेंगे। मीटिंग में वो विधायकों की संख्या बताएंगे, लेकिन आरएसएस
आरएसएस की एंट्री हो जाती है। उसके बाद बीजेपी में उनकी चली नहीं, वो बैरंग लखनऊ लौट आते। न विधायकों का सपना पूरा हुआ, न योगी को हटाया गया, न ही हटाया जा रहा है। लेकिन मोदी का भारी नुकसान हो गया है। अगर आज मोदी एक कमजोर सरकार के पीएम है तो इसके जिम्मेदार वही है। योगी को फ्रंट पे न रखना, विरोध करने वाले नेताओं की बात सुनना ही पार्टी को भारी पड़ गया। खैर, दावा ये भी है अब ऐसे विधायकों की लिस्ट योगी के पास पहुंच गई है और उम्मीद है कि इस बार इनका टिकट कटेगा, क्योंकि अगले चुनाव में सरकार भी योगी होंगे और पार्टी के सुपर पावर भी योगी होंगे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहा जा सकता है कि योगी के खिलाफ अपनों ने ही पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ यूपी में सीएम योगी के नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा था। उनके नाम का सहारा लेकर एक शख्स खुलेआम ठगी को अंजाम दे रहा था और जब खुलासा हुआ तो सभी के होश उड़ गए। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। यूपी के बस्ती जिले के डीएम के आवास पर एक कॉल आती है। ट्रू कॉलर पे नाम लिखा आता है योगी आदित्यनाथ। डीएम का कॉल रिसीव करने वाले आशु लिपिक को लगता है कि सीएम साहब ने फोन किया है। वो घबरा कर फोन उठाता है, तभी सामने से आवाज आती है, हेलो, मैं योगी का निजी सचिव बोल रहा हूँ। आशु लिपिक कहता है, जी सर बताइए। डीएम आंद्रे वामसी की फाइल लखनऊ में खुलने वाली है। अगर ट्रांसफर रुकवाना चाहते हो तो डीएम साहब को बोलना शाम में बात करे। आशु लिपिक कहता है, ओके सर। आंध्रा वामसी की गिनती तेज तर्रार ऑफिसर के अलावा आरोपों से घिरे ऑफिसर की लिस्ट में होती है। जब वामसी झांसी में तैनात थे तब एक पत्रकार ने उनके खिलाफ शिकायत दी थी, जिसके बाद योगी सरकार ने पद से हटाकर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था। इसीलिए जब कॉल आई तो आशु लिपिक के भी होश उड़ गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। डीएम साहब ने तुरंत लखनऊ में कॉल मिलाया। जिस नंबर से कॉल आई थी उसे वहां चेक करवाया तो पता चला कि नंबर फर्जी है। अब उस कॉल करने वाले की तलाश होने लगी। सर्विलांस की मदद से पहचान हुई तो पता चला कि कॉल करने वाले का नाम विवेक है, वो आगरा का रहने वाला है। अब डीएम के आशु लिपिक ने उसे फोन मिलाया और पैसे देने के बहाने आमहट बुलाया, जहां पहले से मुस्तैद खड़े एसटीएफ के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी संकट टला नहीं था, बल्कि उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर कई अधिकारी सदमे में आ गए। पीली टी शर्ट पहने नटवरलाल विवेक का दावा है, किसी भी अधिकारी को कॉल करने से पहले मैं न्यूज़पेपर और कुछ लोगों की मदद से पता करवाता था कि किसके खिलाफ जांच चल रही है, किस पर क्या आरोप है, किस जिले में ट्रांसफर पोस्टिंग की संभावनाएं बन रही। जब जानकारी मिल जाती तो मैं या तो ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने पैसे लेता था या फिर सीएम ऑफिस में शिकायत मिलने की बात कहता था। 180 अधिकारियों के नंबर मुझे यूं ही याद है। हालांकि इसके साथ और कौन कौन इस खेल में शामिल है ये पुलिस को पता करवाना होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक ये 20 अधिकारियों को इस तरह से कॉल कर चुका है, जिसमें से कई लोगों ने इससे पैसे भी दिए। ऐसा दावा इसने खुद किया है। बस्ती के डीएम को कॉल करने से पहले इसने बस्ती के सीडीओ को कॉल किया और कॉल पे कह रहा था, मैं सचिव मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, आपकी एक शिकायत पंचम तल में आई जिसकी जांच के आदेश होने वाले हैं। यदि कहिए तो शिकायत करता और आपके बीच की मीटिंग करवा दूं, लेकिन इसके लिए कुछ खर्च करना पड़ सकता है। फोन रखने से पहले इस नटवरलाल ने सीडीओ से कहा दूसरे दिन कॉल करूंगा। तब तक सोच समझ लो, लेकिन दूसरे ही दिन डीएम को फोन कर ये फंस गया और इसकी सारी जालसाजी पकड़ी गई। ऐसे लोगों के झांसे में वही ऑफिसर आते हैं जिन्हें ये डर होता है कि कहीं बाबा फाइल न पढ़ ले, कहीं हमारे ऊपर ही बुलडोजर न चल जाए, वरना ईमानदार अधिकारी सीधा ऐसे लोगों की शिकायत करते हैं। जब अधिकारी ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं तो आम लोग क्या ही दिमाग लगा पाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कोई भी ऐसी कॉल आए तो उसकी जांच करवाइए, जालसाजों के चक्कर में न पड़े। अगर गलती हो जाए तो सजा आज न कल जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। अब ठगी के इस खेल में कौन कौन शामिल है, पुलिस इसकी जांच में लग गई है, लेकिन ये सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। वैसे झटका तो आम आदमी पार्टी सरकार को भी लग गया, वो भी एक साथ दो। साथ ही अब फजीहत भी हो रही है, वो अलग से। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट में। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी, जिसके बाद ये आदेश आम आदमी पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। इसे लेकर न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कई खामियां भी गिनाई। बता दें कि हाईकोर्ट ने यह आदेश ईडी की याचिका पर दिया है। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। बता दें कि सीएम केजरीवाल फिलहाल दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में बंद हैं। इधर फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मामले में नियमित जमानत दी थी, जिसके बाद ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया था। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली जल मंत्री आतिशी के अनशन तोड़ने पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि वो भी 13 दिनों तक अनशन कर चुकी हैं और अनशन करने की शक्ति झूठ बोलने से नहीं आती है। आपको बता दें कि दिल्ली जल मंत्री आतिशी जल संकट को लेकर अनशन कर रही थी, लेकिन सेहत बिगड़ने के चलते उन्हें अनशन खत्म करना पड़ा। आतिशी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने पानी की सप्लाई पूरी नहीं की, जिसके चलते दिल्ली में पानी की कमी हो गई। उन्होंने कहा था कि जब तक दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिलेगा वो अनशन पर बैठेंगी, लेकिन बीच में उन्हें अनशन खत्म करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। आतिशी के अनशन खत्म करते ही स्वाति मालीवाल ने उन्हें घेर लिया। इधर सियासत चल रही है, उधर जनता जल संकट से त्रस्त है। वैसे जनता तो कर्नाटक की भी परेशान है और वो भी महंगाई की दोहरी मार से। पहले पेट्रोल और अब दूध के दाम में इजाफे ने जनता का पसीना निकाल दिया है। तो कितने रुपए का हुआ इजाफा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से आम जनता को झटके पर झटका लग रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है। इस लिस्ट में कर्नाटक का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि पहले कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए और अब दूध भी महंगा कर दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि दूध की कीमत में इजाफे के साथ ही लोगों को हर एक पैकेट पर अब 50 मिलीलीटर दूध ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये खबर आम जनता के लिए डबल झटके के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी और अब कुछ दिन बाद ही कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया। बता दें कि पहले 500 मिलीलीटर टोन्ड दूध की कीमत 22 रुपए थी और 1 लीटर पैकेट की कीमत 42 रुपए थी, लेकिन अब 50 मिलीलीटर दूध ज्यादा मिलने के साथ ही 550 मिलीलीटर और 1050 मिलीलीटर की कीमत 24 रुपए और 44 रुपए हो गई है। इसमें टोन्ड दूध, डबल टोन्ड दूध, होमोजेनाइज्ड टोन्ड दूध, होमोजेनाइज्ड गाय का दूध, गोल्ड दूध शामिल है। हालांकि इससे पहले बाकी जगहों पर अमूल और मदर डेयरी ने 3 जून से अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद पराग डेयरी ने भी अपने दूध के दाम बढ़ा दिए। सबसे पहले देश में दूध की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी अमूल ने इसी महीने 2 तारीख को दूध की कीमतों में 1 लीटर पर 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी। इसके ठीक एक दिन बाद ही मदर डेयरी ने 3 जून 2024 को अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। उस समय मदर डेयरी ने कहा था कि दूध स्टोरेज की लागत बढ़ रही है, इसी की भरपाई करने के लिए दूध की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अब कंपनियां तो अपना नफा नुकसान देख रही हैं, लेकिन इसका असर तो सिर्फ आम जनता की जेब पर ही पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। और बुलेटिन के आखिर में बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान पर आरोप लगते हैं कि वो आतंकवादियों को पनाह देता है। ऐसे में शहबाज सरकार के एक यू टर्न ने उन तमाम आरोपों को हवा दे दी है। आखिर क्या है मामला जिससे पाकिस्तान से गुस्सा हो सकता है चीन? देखिए रिपोर्ट। क्या आतंकवादियों से डर गया पाकिस्तान? क्या आतंकवादियों के आगे झुक गई पाक सरकार? दरअसल ये सवाल तब उठने लगे जब खुद ही ऐलान करने के बाद पाक सरकार ने ऑपरेशन अज़्म-ए-इत्तेहकाम पर यू टर्न ले लिया। इसके बाद से कहा जा रहा है कि पाक सरकार ने एक बार फिर चरमपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। दरअसल ऑपरेशन-ए-इत्तेहकाम को हरी झंडी दिए जाने के 2 दिन बाद ही शहबाज शरीफ सरकार बैकफुट पर आ गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऑपरेशन अज़्म-ए-इत्तेहकाम पर सफाई दी और कहा कि देश में कोई बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान नहीं किया जा रहा है। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि हाल ही में घोषित अज़्म-ए-इत्तेहकाम को गलत तरीके से समझा जा रहा है और इसकी तुलना पहले शुरू किए गए सशस्त्र अभियान जर्ब-ए-अज़्ब, राह-ए-नजात आदि से की जा रही है। अब अपने इस बयान के बाद पाकिस्तान सरकार बुरी तरह घिर गई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में चरमपंथियों का बोलबाला है। पाक सरकार खुद इनके खौफ में है। दरअसल पाक की शहबाज सरकार पर ये गंभीर आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने अभी हाल ही में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी की बैठक में ऑपरेशन अज़्म-ए-इत्तेहकाम को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी शामिल हुए थे। इसके बाद कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एक बार फिर सैन्य अभियान शुरू करने जा रहा है। अभियान का फैसला चीन के वरिष्ठ मंत्री के पाकिस्तान दौरे के ठीक एक दिन बाद लिया था। चीनी मंत्री लियू जियानचाओ ने साफ कर दिया था कि सुरक्षा स्थिति बहाल हुए बिना चीन आगे पाकिस्तान में निवेश नहीं करेगा।
इसके बाद से जानकार कह रहे थे कि पाकिस्तान ने चीन के दबाव में ही ये फैसला लिया है, लेकिन अब तो पाक सरकार ने अपना बयान ही बदल दिया। इसलिए पाकिस्तान सरकार की किरकिरी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर अब चीन क्या कदम उठाएगा? क्या चीन पाकिस्तान में निवेश करने का अपना फैसला बदल देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।